गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस शैक्षणिक मंच इट्स इजी टू लर्न 138 पर, जहां हम पॉलिटी के हर टॉपिक को आसान और सरल भाषा में पढ़ रहे हैं। और आज हम संविधान के एक बुनियादी व महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को विस्तार से जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को लाइक शेयर करके अंत तक जरूर बने रहें। आइए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नागरिकता टॉपिक से जुड़ा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो इसका उत्तर है 5 प्रकार से। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीयकरण द्वारा और पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। यानी कि भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार है। पहला जो है वो है जन्म से, यानी भारत में जन्म लेने वाले कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक होंगे। दूसरा है वंश के अनुसार, यानी कि भारत के बाहर जन्मे वे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी भारतीय नागरिक रहे हों, वो भी भारतीय नागरिक होंगे। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन, जिसके द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति आदि जो निर्धारित अवधि के लिए भारत में निवास कर चुके हों, वे आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। चौथा है देशीयकरण द्वारा, जिसके अनुसार कोई विदेशी नागरिक जिसने निर्धारित 12 वर्षों तक भारत में निवास किया हो और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची की योग्यताओं को पूरा करता हो, वह भी भारत का नागरिक होगा। और ये 12 वर्ष कैसे गिने जाएंगे? तो ये गिने जाएंगे आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले और कुल 11 वर्ष तक। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का पांचवा तरीका है भूमि के अर्जन द्वारा, जिसके अनुसार यदि भारत सरकार किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करती है, तो उस क्षेत्र के निवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका उत्तर है एकल नागरिकता, जिसका प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। अगला प्रश्न है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? इसका उत्तर है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। यानी कि CAA 2019 के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? इसका उत्तर है परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। यानी कि भारत की नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वहीं भारत की नागरिकता को समाप्त करने के लिए 3 तरीके को आधार माना गया है। वो क्या क्या है? परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। अगला प्रश्न है भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? इसका उत्तर है 7 वर्ष तक। यानी कि भारत से बाहर लगातार 7 वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि ये 7 वर्ष आपको सताने लगेंगे। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? इसका उत्तर है प्रति 2 वर्ष पर। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस पर 2-3 प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 9 जनवरी को। और अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, तो इसका उत्तर होगा 9 जनवरी 2003 को। और दोस्तों, ये सवाल भी काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि आखिर प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाने लगा? तो इसका उत्तर है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, वो ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस
प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है और यह प्रावधान कब से लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 2015 से। यानी कि 2003 से लेकर 2014 तक ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम अपने इस सेशन में पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ है विषय वस्तु। अनुच्छेद 5 का विषय वस्तु है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। यानी कि अनुच्छेद 5 में यह वर्णित है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस प्रकार से दी जाती थी। छठे अनुच्छेद का विषय वस्तु है पाकिस्तान से भारत को प्रवंचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। सातवें अनुच्छेद का यह विषय वस्तु है कि पाकिस्तान से प्रवंचित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। जबकि आठवें अनुच्छेद का विषय वस्तु है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हों। यानी कि वैसे लोग जो भारतीय मूल के तो हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं। नौवें अनुच्छेद का यह विषय वस्तु है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लिया है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10वें अनुच्छेद का यह विषय वस्तु है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसके अधिकार कैसे निरंतर जारी रहेंगे। 11वें अनुच्छेद का विषय वस्तु है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। यानी कि 11वें अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद द्वारा कानून बनाकर उनके अधिकारों को नियमित किया जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है दोहरी नागरिकता से। अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था तो इसका उत्तर होगा सितंबर 2000 में और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 8 सितंबर 2002 को सौंपी थी। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश भी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही की थी। अगला पॉइंट है किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें तो यह संभव नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर है ब्रिटेन देश से, जो कि मैंने पहले भी बताया है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में क्या नहीं खरीद सकता है? इसका उत्तर है कृषि भूमि। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम सेशन में पढ़ेंगे एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड धारक में तुलना के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनआरआई का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन, जबकि पीआईओ का फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वहीं ओसीआई का फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और बात करें हिंदी में पूर्ण रूप की तो एनआरआई का पूर्ण रूप है अप्रवासी भारतीय, जबकि पीआईओ का पूर्ण रूप है भारतीय मूल के व्यक्ति और ओसीआई का पूर्ण रूप है विदेशी भारतीय नागरिक। आइए अब इनकी तुलना पढ़ते हैं। पहले दिया गया है परिभाषा। तो एनआरआई का परिभाषा है कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है तथा भारतीय पासपोर्ट धारक होता है वह एनआरआई कहलाता है। वहीं बात करें भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पीआईओ की तो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है।
यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, लेकिन वर्तमान में वह अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर चुका है। साथ ही वह व्यक्ति भारतीय पासपोर्ट धारक हो। ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति या पीआईओ कार्ड धारक कहलाते हैं। अगला है विदेशी भारतीय नागरिक। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक यानी कि ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, वो क्या होता है? विदेशी भारतीय नागरिक। आइए अब जानते हैं इनकी नागरिकता की अर्हता के बारे में। पहला है एनआरआई। एनआरआई भारतीय नागरिक हैं, लेकिन बात करें भारतीय मूल के व्यक्ति की तो ये भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन्हें कम से कम 7 वर्षों तक निरंतर भारत में रहना होगा। और बात करें विदेशी भारतीय नागरिक की तो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था। यानी कि वैसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। यानी विदेशी भारतीय नागरिक के नागरिकता की अर्हता है कि वैसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक थे या फिर उस भूभाग का निवासी थे जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, तो वैसे व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं। आइए अब जानते हैं इन्हें प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में। सभी लाभ जो समानतः भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं, एनआरआई को भी प्राप्त होंगे, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पीआईओ को कोई भी विशेष लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। वहीं बात करें विदेशी भारतीय नागरिक को मिलने वाले लाभों के बारे में, तो विदेशी भारतीय नागरिक को एक एफआरआरओ व एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन में छूट मिलेगा ताकि वो भारत में कितनी भी अवधि तक निवास कर सकें। आइए अब जानते हैं कि इन्हें वीजा की जरूरत होती है या नहीं। पहले हम बात करें एनआरआईज की, तो एनआरआईज को वीजा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति तो इनके पास भारत में आवागमन के लिए वीजा होना जरूरी है, जबकि विदेशी भारतीय नागरिक जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन्हें मत देने का अधिकार है या नहीं, यानी कि मताधिकार के बारे में। तो एनआरआईज को मत देने का अधिकार है, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है पेज के आखिरी वाले महत्वपूर्ण फैक्ट का, और वो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश भी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। तो दोस्तों आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी स्टेटस नहीं है, बल्कि यह हमें अधिकार और जिम्मेदारियां भी प्रदान करती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मौजूद पॉलिटी के सारे वीडियोज को एक बार अवश्य देखें, जिसे देखने से आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ताकि दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज एक साथ देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। फिर मिलूंगा पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। जय हिंद, धन्यवाद।